हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा है एंजाइम का, क्या है एंजाइम की स्पेसिफिक नेचर, थोड़ा सा उसका कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो बेसिकली एंजाइम एक प्रोटीनियस सब्सटेंस है जिसके पास कोई एक्टिव साइट है और उस साइट पे कोई सबस्ट्रेट जब जुड़ता है तो वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाता है और ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, इसलिए हम इन्हें बायोकैटलिस्ट कहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। बट बहुत से एंजाइम का नंबर बहुत सारा है, बहुत सारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस ऐसी हैं जो एंजाइम्स प्रोसीड करते हैं। तो ये वास्ट नंबर ऑफ रिएक्शंस के लिए ये वास्ट नंबर ऑफ एंजाइम इन बायोलॉजिकल सिस्टम अवेलेबल हैं। वो उनके सबस्ट्रेट की नेचर के हिसाब से उनका नाम है, या प्रोडक्ट जो बना उसके हिसाब से उसका नाम है, या जो रिएक्शन वो प्रोसीड करते हैं उसके हिसाब से उसका नाम है। लेकिन एक समय के बाद शुरुआती दौर में बहुत कम एंजाइम थे, तो कुछ एंजाइम ही पता थे, उनका नाम याद रखना, उनकी रिएक्शन याद करना सरल था। जैसे जैसे इवॉल्व हुई एंजाइमोलॉजी, वैसे वैसे बहुत सारे एंजाइम्स लाइट में आए, उनके नॉमेनक्लेचर, तो ऐसे नाम भी सामने आने लगे जो न तो उसकी सबस्ट्रेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है, न उसके प्रोडक्ट के बारे में या उसकी मैकेनिज़्म के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तो पहले थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं, देन आगे बढ़ेंगे कि कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है एंजाइम्स का। तो हिस्ट्री में हम चलें तो सबसे पहला नाम जो आता है वो गैलुसेक का आता है। गैलुसेक ने देखा कि यीस्ट अगर अवेलेबल हो तो जो शुगर्स हैं वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाती हैं। ये बात गैलुसेक ने नोटिस की 1800 के आसपास। फिर एक बड़ा नाम जो केमिस्ट्री में है जैकब बर्जीलियस का। बर्जीलियस का नाम इसलिए भी है कि बर्जीलियस वो व्यक्ति था जिसने इंटरनेशनल सिंबॉलिक लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री डेवलप की थी। बर्जीलियस वो व्यक्ति था जिसने बताया कि ये पूरा नाम जैसे सोडियम के लिए Na यूज़ करना है या ऑक्सीजन के लिए O यूज़ करना है, तो ये बर्जीलियस का सजेशन था कि नंबर ऑफ इतने सारे एलिमेंट्स हो गए, उनके फार्मूलाज को लिखना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो कंपाउंड्स के बारे में लिखना मुश्किल, तो उन्होंने कहा कि हर एलिमेंट को आप 1 लेटर या 2 लेटर का सिंबल दे दीजिए। तो इंटरनेशनल सिंबॉलिक लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री जो है वो बर्जीलियस की देन है। वही बर्जीलियस पहली बार बताता है कि ये जो डायस्टेज है, डायस्टेज में ये बाद में आया ये नाम भी, अमाइलेज जो माल्टोज को अल्कोहल फर्मेंटेशन में जो काम आता है, तो ये यीस्ट जो आपने ली है, ये यीस्ट एक कैटलिस्ट है जो H2O के कंपैरिजन में कई 100 टाइम्स फास्ट रिएक्ट करता है माल्टोज पर। तो ये फर्स्ट टाइम बर्जीलियस ने बताया। तो बर्जीलियस वो व्यक्ति था जिसने एक डायरेक्शन दी कि ये जो आप बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं या इसको यूज़ कर रहे हैं फर्मेंटेशन में, इट इज़ नथिंग बट ए कैटलिस्ट। ये काम को क्या कर रहा है, बहुत फास्ट कर रहा है। देन 1857 में लुईस पास्चर आता है, फर्मेंटेशन थ्योरी आती है, सब चीज़ें सामने आती हैं। बट लुईस पास्चर ये कहता है कि ये काम केवल और केवल बायोलॉजिकल सिस्टम में हो सकता है। दैट मीन्स यीस्ट लिविंग सेल हैं वो ये प्रोसीड करवाती हैं। लेकिन उससे पहले भी यीस्ट के एब्स्ट्रैक्ट से, बीन्स के, जैक बीन के एब्स्ट्रैक्ट से ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस करवाया जा चुका था। तो ये चीज़ें फिर 1897 में एक बड़ा काम होता है, बुकनर एंड बुकनर, हांस बुकनर एंड एडवर्ड बुकनर, 2 ब्रदर्स थे। वो बुकनर जो है फैमिली, वो जो आपका शुक्रोज है उससे उसके फर्मेंटेशन के लिए जाइमेज को आइडेंटिफाई करते हैं, वो नाम देते हैं जाइमेज। ये नाम देते हैं नॉन लिविंग एब्स्ट्रैक्ट को। वो एक्सट्रैक्ट करते हैं यीस्ट से, नॉन लिविंग एक्सट्रैक्ट है, उसमें कोई लिविंग सेल नहीं है, ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो सब सेटिस्फाइड हैं कि इसमें कोई लिविंग सेल नहीं है, बट ये वही काम कर रहा है जो यीस्ट कर रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहली बार समझ में आता है कि लिविंग सेल का रोल नहीं है, लिविंग सेल में कोई ऐसा सब्सटेंस है जो इस प्रोसेस को करवा रहा है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायरेक्शन में जाते हैं कि आप उस कैटलिस्ट को अलग कर सकते हो, ये पूरी सेल का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है जो ये कैटालिटिक एक्टिविटी कर रहा है। एंड फॉर दिस
ही गॉट नोबेल प्राइज़ इन 1907, क्योंकि उससे फर्मेंटेशन प्रोसेस में, अल्कोहल जनरेशन में, डिस्टिलेशन में, इसमें एक बड़ी क्रांति आई और 1907 में 1907 में इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है। बट एक्चुअल फादर ऑफ एंजाइमोलॉजी वो है समनर, J.B. समनर। 1926 में समनर ये यूरिएज एंजाइम क्या है, जो यूरिया से NH3 प्लस CO2 जो है बनाता है, तो यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये नेचुरल प्रोसेस है, वो उसे फास्टली कैटलिटिकली करता है यूरिएज एंजाइम, और वो यूरिएज एंजाइम को ना केवल अलग करते हैं बट कि उसको क्रिस्टलाइज करते हैं, तो क्रिस्टल फॉर्म में वो यूरिएज एंजाइम को लेके आते हैं। ये काम करता है समनर। और समनर को इसके लिए उन्होंने काम 1927 के अराउंड किया, और उस काम को रिकॉग्निशन मिलने में कुछ साल लगे, जब तक कि दो व्यक्ति थे, स्टैनले और एक बड़ा नाम था उस समय नॉर्थरोप, स्टैनले एंड नॉर्थरोप। ये दो व्यक्ति हैं जो पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इन एंजाइम्स को अलग करके, एक्सट्रैक्ट करके इनका क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं। तो इन तीनों को कॉमनली 1946 में मिलता है नोबेल प्राइज़ बिकॉज ऑफ स्पेसिफिकली क्रिस्टलाइजिंग द एंजाइम्स। और उसके बाद में बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये प्रोटीनियस सब्सटेंस हैं, ये कैटलिटिक एक्टिविटी है, इनमें कोई एक्टिव साइट है। तब तक लॉक एंड की थियरी एंड ऑल दीज थिंग्स, आपने कॉसलैंड मॉडल, लॉक एंड की थियरी ये पढ़ चुके हैं आप, फिशर की लॉक एंड की थियरी BSc क्लासेस में भी कई बार आया है। तो ये सब इतिहास में ये सब घटता है। और उसके बाद में 1930 के बाद में एंजाइमोलॉजी है वो बहुत उफान पे आती है। बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो एंजाइम्स की मदद से की जाने लगी। वैक्सीन इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा रोल है इनका। तो धीरे धीरे बहुत सारे एंजाइम की डिस्कवरी होती है, और 1961 तक आते आते आपके पास एंजाइम्स का इतना बड़ा नंबर हो जाता है कि उनको मेमोराइज़ करना, वो किस सबस्ट्रेट से आए हैं। अब ऑक्सीडेज 19th सेंचुरी में आपके पास ऑक्सीडेज जो थे वो लिमिटेड थे, तो आपको ध्यान था कि भाई ये क्या है। देन आफ्टर सो मच इवोल्यूशन ऑफ एंजाइमोलॉजी, इतना ह्यूज नंबर हो गया एंजाइम्स का कि देन यू हैव टू मेक ए सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम एज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। IUPAC हमें बताती है कि कैसे इसका नामकरण करना है, इन इनऑर्गेनिक ऑल्सो, बट ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बिकॉज ऑफ द कैटनेशन पावर ऑफ कार्बन। आप बहुत लंबी बहुत बड़ी और इवन सिमिलर नंबर ऑफ एटम्स से भी आप इतने सारे आइसोमर्स बना सकते हैं। तो उन सब को अलग अलग कैसे आइडेंटिफाई करें, देन यू हैव टू हैव ए प्रोसीजर टू नॉमेनक्लेचर दीज पर्टिकुलर कंपाउंड्स। सो International Union of Biochemistry come with a prospect that we have a system, we have a procedure by which we can give a code or a number to particular enzyme. So nomenclature जो है वो पहले कुछ साइंटिस्ट को सबस्ट्रेट ठीक लगा तो सबस्ट्रेट के बिहाफ पे दे दिया, कुछ साइंटिस्ट को ये लगा कि ये रिएक्शन के बिहाफ पे होना चाहिए, जैसे हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो हाइड्रोलाइजेज एंजाइम का नाम रख दिया। कुछ को लगा ये सुक्रोज पे रिएक्शन कर रहा है तो सैक्रेज एंजाइम का नाम हो गया। कुछ को ये लगा कि ये प्रोडक्ट फ्यूमेरिक एसिड दे रहा है, फ्यूमरेट दे रहा है, जो कि L-मेलेट से बनता है फ्यूमरेट, तो एंजाइम का नाम दे दिया फ्यूमरेज, प्रोडक्ट के भी आप पे दीजिए। तो ये आइडेंटिफाई करना कि ये रिएक्टेंट को बता रहा है, प्रोडक्ट को बता रहा है, रिएक्शन प्रोसीजर को बता रहा है, एक समय के बाद बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि नंबर ऑफ एंजाइम बहुत सारे हो गए। Then you have to have a systematic nomenclature system, and in 1961 International Union for Biochemistry proposed a system for nomenclature of enzymes, and that is known as Enzyme Commission. So each and every enzyme has its number, और उससे पहले लिखा होता है EC, और उसके बाद 4 हैं नंबर उसमें, जो उसका हो गया कोड। इसमें पहला नंबर बताता है उसकी क्लास का,
तो एंजाइम, जितने भी एंजाइम हैं उनको 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जो पहली क्लास है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज वो हैं जो ऑक्सीडेशन या रिएक्शन को करवाते हैं। मान लीजिए ऑक्सीडाइज स्पीसी है, बी एक रिड्यूस्ड स्पीसी है, रिएक्शन हुई, ए का रिड्यूस्ड बन गया और बी का ऑक्सीडाइज बन गया। तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस, देन वी all these type of enzymes which are involved in oxidation reduction reactions come under the class of oxidoreductase। अब ये जो ऑक्सीडोरिडक्टेज ये फर्दर 13 क्लासेस में डिवाइड किया गया है इसको, तो वो हो गई उसकी सब क्लास। देन जो फोर्थ है वो हो गई उसकी सब क्लास, और उस सब क्लास में उसका जो नंबर है आइडेंटिफायर नंबर। तो हुआ क्या, एक क्लास है जो फर्दर सब क्लास में डिवाइड, एक क्लास है वो कई क्लासेस में डिवाइड है, जो सब क्लास हो गई, और हर सब क्लास कई सब क्लास में डिवाइड है, तो सब क्लास हो गई। और उस सब क्लास में एंजाइम्स के नंबर लिखे हैं, जैसे जैसे उनकी डिस्कवरी वैसे से उनको नंबर दे दिया, तो वो उसका हो गया आइडेंटिफाई नंबर। तो आप एंजाइम को डायरेक्टली उसके नंबर से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये जो नंबर है दैट इज़ बिकम इम्पोर्टेंट। जैसे आपके पास एक नंबर है 1931, इसका मीनिंग ये है कि फर्स्ट क्लास है ऑक्सीडोरिडक्टेज, तो ये एंजाइम है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एंजाइम है, वो उसकी 9th क्लास में आता है। तो 9th जो उसकी क्लास है वो है एक हीम ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है, तो ये उसके लिए है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डोनर एज ए हीम ग्रुप। तो यहाँ ये दो चीज़ क्लैरिफाई। उसमें उसकी फिर सब क्लास है दैट इज़ 3rd। तो ये क्या कर रहा है, ये 3rd क्लास बता रही है कि ये साइटोक्रोम सी जो है, साइटोक्रोम सी अगर ऑक्सीजन लेने देने में इन्वॉल्व हो रहा है तो वो उसकी सब क्लास हो गई। एंड देन उसमें फर्स्ट पोजीशन दी गई है इस एंजाइम को। तो बेसिकली ये एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, जिसके लिए ये नॉमेनक्लेचर दिया गया है। तो ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है। नाउ हम आगे वाली सब क्लास वगैरह में नहीं, हमारा सिर्फ ये मतलब था कि हम जान लें कि नॉमेनक्लेचर में कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो नॉमेनक्लेचर में 4 डिजिट होती हैं, उससे पहले ईसी लिखा जाता है जो कमीशन को बताता है, एंजाइम कमीशन को। फर्स्ट बताता है क्लासेस, तो क्लासेस हम देख लेते हैं। फर्स्ट सेकंड जो क्लास जो है हमारे पास दैट इज़ ट्रांसफेरेजेस। ट्रांसफेरेजेस का मीनिंग है कि कोई ग्रुप एक सबस्ट्रेट से दूसरे पे ट्रांसफ़र हो। मान लीजिए जी ग्रुप जो ए पे लगा था, नाउ इट ट्रांसफर टू बी एंड ए बिकम फ्री ऑफ जी। तो जी का ए से बी पे ट्रांसफ़र दे। इस तरह के जितने भी एंजाइम हैं जो किसी सबस्ट्रेट के किसी ग्रुप को एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो सब ट्रांसफेरेजेस में आता है। देन द थर्ड वन इज़ हाइड्रोलाइजेजेस। हाइड्रोलाइजेजेस जैसा नाम से पता लग रहा है कि ये हाइड्रोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मान लो कोई ए बी सबस्ट्रेट है और वो विद द हेल्प ऑफ वाटर वो क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा AH + BOH। तो क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ वाटर अगर लाइसिस हुआ है तो वो आएगा हाइड्रोलाइसिस में। फोर्थ क्लास है लाइसिस। इसमें भी लाइसिस है। AB जो है वो उस पर मान लो कोई ग्रुप जुड़ा है XY, ये एक कोई सबस्ट्रेट है। अब ये टूट जाए एंड देन XY बन जाए, देन दिस इज लाइसिस। ये भी लाइसिस ही है, बट यहाँ हुआ क्या है कि जो AB
और XY दो पार्ट में टूट गया है, लेकिन वाटर का यूज़ नहीं हुआ, दैट मीन्स इट्स नॉट हाइड्रोलाइसिस, दिस इज ओनली लाइसिस। देन फिफ्थ क्लास इज आइसोमरेजेस। आइसोमरेजेस, तो आइसोमरेजेस इसी सबस्ट्रेट को हम ले लें मान लो, तो आइसोमरेजेस में क्या होगा कि ए बी अपने ग्रुप एक्सचेंज कर लें, देन दिस इज आइसोमरेजेस। एंड लास्ट वन, सिक्स्थ वन इज लाइगेजेस। लाइगेज ये लैटिन वर्ड लाइगर से आया, लाइगर का मीनिंग होता है टू बाइंड। तो अगर दो अलग अलग सब्सटेंस हैं और वो मिल के कोई एडिशन रिएक्शन देते हैं तो वो सब किस में आएंगे, लाइगेजेस। तो ये 1 2 3 4 5 6 जो ईसी है उसमें फर्स्ट नंबर 1 से 6 हो सकता है, सेकंड नंबर 4 से सेकंड नंबर जो है वो 13 तक हो सकता है, क्योंकि क्लासेस जो हैं मैक्सिमम 13 तक सब क्लासेस में डिवाइड हैं, कोई 4 में डिवाइड है, कोई 6 में डिवाइड है, कोई 13 में डिवाइड है, 11 में डिवाइड है, एंड देन वो अदर फर्दर सब क्लासेस में, और वो फिर उस सब क्लास में जो एंजाइम का नंबर है दैट इज दिस नंबर। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर। एक चीज़ और जो ध्यान देने वाली है कि सभी एंजाइम्स जो हैं कंप्लीटली प्रोटीनियस सब्सटेंस नहीं होते। कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जिनमें प्रोटीन मॉइटी के अलावा भी नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। तो नॉन प्रोटीन पार्ट या तो मेटल हो सकता है, मेटल आयन, या ऑर्गेनिक पार्ट हो सकता है, ऑर्गेनिक पार्ट हो सकता है, या मेटल आयन हो सकता है। तो ये जो ऑर्गेनिक पार्ट है या मेटल आयन है ये उसके साथ जुड़ा हो सकता है। जैसे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए है, उसमें जिंक Zn2+ उसकी कैविटी में रहता है। तो ये जैसे हाइड्रोकाइनेज जितने भी एंजाइम हैं उनमें Mg2+ होगा। ऐसे ही कोई ऑर्गेनिक पार्ट हो सकता है। जनरली ऑर्गेनिक पार्ट वाइटामिन्स होते हैं। तो ये कहलाते हैं इनके कोफैक्टर्स। एंजाइम अपनी रिएक्टिविटी तभी दे सकता है जब उसके पास ये कोफैक्टर प्रेजेंट हो। अगर उस प्रोटीनियस पार्ट जिसको आप एंजाइम कह रहे हैं उसके पास ये कोफैक्टर नहीं होगा तो वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। ये कोफैक्टर्स भी दो तरीके से रह सकते हैं, एक कोएंजाइम और एक हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप, एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। जब वर्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप हम यूज़ करते हैं दैट मीन्स कि वो जो ग्रुप है वो परमानेंटली बाइंड है एंजाइम के साथ। जैसे हीमोग्लोबिन में Fe जो है वो हीम में परमानेंटली बाइंड है, वो ग्लोबिन पार्ट उसके ग्लोबिन में जो हीम है वो परमानेंटली बाइंड है, तो वो दैट इज काइंड ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए में जिंक की 4 हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, उन 4 में से 3 जो नंबर हैं वो इसके ग्रुप्स के साथ हिस्टिडीन रेजिड्यूज एंड एस्पार्टिक रेजिड्यूज के साथ परमानेंटली बाइंड है, मतलब उसे अलग नहीं कर सकते आप। तो ऐसा अगर हो कोफैक्टर जो परमानेंटली बाइंड हो तब हम कहते हैं कि वो उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और अगर वो फॉर इंस्टेंस जब उसे ज़रूरत है तब आके जुड़े, और जैसे ADH एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है, मतलब ये क्या करेगा, ये C2H5OH एल्कोहल है, इसको एस्टेल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और इसमें से डिहाइड्रोजिनेशन करेगा। ये डिहाइड्रोजिनेशन तभी एक्टिव होगा जब इसके पास NAD+ निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये मोइटी इसके पास प्रेजेंट हो। ये ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है। ये मोइटी अगर इसके पास इसके साथ होगी तभी ये रिएक्शन होगी, बट ये परमानेंटली ADH एंजाइम पे बाउंड नहीं होती। तो प्रोटीनियस सब्सटेंस जो ज़रूरत पड़ने पर एक
सबस्ट्रेट के साथ आते हैं उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए को सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करते हैं, दे आर कोएंजाइम्स। बट जो परमानेंटली बाइंड होते हैं वो कहलाते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। जनरली मेटल आयंस ही प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। तो समटाइम्स बुक्स में लिखा होता है कि मेटल आयंस जो हैं वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं, बट ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सम ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स आर आल्सो एसोसिएटेड विद एंजाइम परमानेंटली, देन दे विल आल्सो बी नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप का मीनिंग है कि वो नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो एंजाइम के साथ उसको एक्टिव बनाने के लिए परमानेंटली बाइंड होता है उसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, और जो रिक्वायरमेंट के समय अटैच हो और बाद में डिटेच हो जाए उसे कहते हैं कोएंजाइम। बट विदाउट दीज टू ग्रुप्स एंजाइम, ऐसे एंजाइम एक्टिव नहीं होते, तो वो एंजाइम कहलाते हैं एपो एंजाइम। अब एपो एंजाइम में ये जुड़ेंगे, है ना, प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम, तो वो बनेगा होलो एंजाइम। होलो मीन्स कंप्लीट, एपो मीन्स अधूरा। तो किसी भी एंजाइम को फुली एक्टिव बनाने के लिए ये अगर ये दो स्पीसी नहीं है तो वो एंजाइम फुली एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम इज नोन एज एपो एंजाइम, बट व्हेन इट कनेक्टेड विद प्रोस्थेटिक ग्रुप, or you can say it is with its prosthetic group complete enzyme is there, then it is holo enzyme, or when it is with its coenzyme then it is also known as holo enzyme. So holo enzyme is an enzyme that is in its active form, and its activity is due to that particular cofactor, and this cofactor make the enzyme active, then it known as holo enzyme. Without cofactor it is apo enzyme. Apo enzyme is inactive form of enzyme, it has only proteinous part. Okay, so this is all about nomenclature and division of enzymes. Now in next class we will continue with the kinetics of enzyme. Okay, thank you.